अगला क्वेश्चन है कहानीकारों और उनकी कहानियों के साथ इनको सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 कहानीकार और कहानी दे रखी है, देख लेते हैं इनको भाई। उषा प्रेमवदा वापसी कहानी, ठीक है, इनकी है। अमरकांत की दोपहर का भोजन और जिंदगी और जोग भी भाई अमरकांत की ही कहानी है। मोहन राकेश की है परमात्मा का कुत्ता, से का 4। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की है ताई, काफी बार पेपर में पूछी गई कहानी है भैया। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है। ठीक है, जो ग्रामीण चेतना का कहानीकार नहीं है वो हमें बताना है। तो मार्कंडे भी है भाई, विवेक की रॉय भी है, शिव प्रसाद सिंह भी है, लेकिन निर्मल वर्मा ग्रामीण चेतना के कहानीकार नहीं है, बल्कि ये नई कहानी आंदोलन के अग्रदूतों में से एक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो करते हैं भाई सुमेलित कहानीकारों के साथ। तो देखते हैं, आगे कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी की महत्वपूर्ण कहानी है, तो 1 का 4 हो गया। दुलाई वाली बंग महिला की है, हमने पीछे भी किया है, बी का 1। ग्राम, ये जयशंकर प्रसाद की काफी महत्वपूर्ण कहानी है। रानी केत की कहानी इंशाल्लाह खां की रहेगी, तो डी का 5। तो कौन रह गए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी रह गए। इनकी काफी महत्वपूर्ण कहानी है राजा भोज का सपना और आलसियों का घोड़ा। तो हमारे ऑप्शन में 4 1 2 5, ये देखते हैं कहाँ है। 4 1 2 5 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कहानियों को उनकी कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। कहानीकार दे रखे, इनको हमें सुमेलित करना कहानियों के साथ। सूची 1 में कहानीकार है, सूची 2 में कहानी है। ठीक है, इनको क्या करना, हमको सुमेलित करना है। तो देखते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी इनमें से, तो है बुद्धू का कांटा, तो 1 का 2। रामचंद्र शुक्ल जी की कौन सी है, 11 वर्ष का समय, हमने पीछे भी किया है, बी का 4। यशपाल जी की कौन सी है, पर्दा, काफी महत्वपूर्ण कहानी है ये भी इनकी। और अमरकांत की कौन सी है, दोपहर का भोजन भाई, तो डी का 3 भाई। तो 2 4 1 2। तो एक और जिंदगी, जो एक और जिंदगी है, ये किसकी कहानी रहेगी, ये मोहन राकेश जी की कहानी है। किसकी है, मोहन राकेश जी की कहानी है एक और जिंदगी। ठीक है, तो 2 4 1 3 हमारे ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे है। तो 2 4 1 3 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है फिर से है कहानीकारों और उनकी कहानियों के साथ हमें मिलान करना। तो सूची 1 में कहानीकार है, सूची 2 में कहानी है। तो देखते हैं निर्मल वर्मा की कहानी कौन सी है, लंदन की एक रात। ठीक है, लंदन की एक रात किसकी है, निर्मल वर्मा जी की है, तो 1 का 4। मार्कंडे के कौन सा है, हंसा जाए अकेला मार्कंडे, ठीक है, तो बी का 3। शिव मूर्ति की है कसाई बाड़ा, तो सी का 2। शेखर जोशी की है कोसी का घटवार, डी का 1 भाई। तो पाल गोमरा का स्कूटर किसकी कहानी रहेगी, ये है उदय प्रकाश की। किसकी है भाई, उदय प्रकाश की कहानी है पाल गोमरा का स्कूटर। तो ऑप्शन में 4 3 2 1 देखते हैं कहाँ पे है, 4 3 2 1 सी ऑप्शन में है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित नाटककारों और नाटकों को सुमेलित कीजिए। कहानी वाले सारे कंप्लीट हो गए, अब जो नाटक है इनके हम क्वेश्चन करेंगे नाटक के विषय में जो है। तो नाटककार दे रखे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ नाटक है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी है, इनका नाटक कौन सा है, तो इनका है राक्षस का मंदिर, काफी महत्वपूर्ण नाटक है इनका, तो 1 का 3। पंडित उदय शंकर भट्ट, इनका है विक्रमादित्य, तो बी का 4। श्री चतुर्सेन शास्त्री का है अमर राठौर। सेठ गोविंदास का है कर्तव्य नाटक, तो भाई 2, डी का 2, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो 3 4 1 2 देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन में है, 3 4 1 2 हमारे सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी नाटकों के मंचन में यक्ष गान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया है। ठीक है, जो हिंदी नाटक है इसके मंचन में जो यक्ष गान है इसका प्रयोग किस निर्देशक ने किया है, ये हमें बताना है।
तो गिरीश कर्नाड ने, इब्राहिम अलकाजी ने, सत्यदेव दुबे ने या कारंत ने। तो सत्यदेव दुबे ने भी यक्षगान का प्रयोग किया है नाटकों के मंचन में। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, सही अनुक्रम हमें देखना है नाटकों का। लहरों का राजहंस, जो लहरों के राजहंस है, लहरों का राजहंस है, ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ था 1963 में। ठीक है, 1963 में हुआ था और इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश जी रहेंगे। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का महत्वपूर्ण नाटक है, 1934 में प्रकाशित हुआ था। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का, जो 1976 में प्रकाशित हुआ था, सॉरी भाई। और ध्रुव स्वामी 1933 में प्रकाशित नाटक है और ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक रहेगा। तो सबसे पहले 1933 आएगा ध्रुव स्वामी, तो ध्रुव स्वामी ओनली सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। 1934 में सिंदूर की होली, फिर 1963 में लहरों का राजहंस, फिर 1976 में है आठवां सर्ग। तो सी आंसर बिल्कुल सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले की जमीन। तो ये सभी के सभी नाटक भाई मोहन राकेश जी के रहेंगे। और पैरों तले की जमीन इनका अधूरा नाटक है, जो इनके ही एक मित्र ने कंप्लीट किया था। आप उसका कमेंट में मुझे नाम जरूर से जरूर बताएंगे, क्योंकि जब मैंने चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी थी पीवाईक्यू की, तो उसमें ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो देखते हैं, आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित है, लहरों के राजहंस 1963 में, और आधे अधूरे 1969 में। और ये तो भाई अधूरा ही था इनका। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है? जो संगत है वो हमें बताना। जयशंकर प्रसाद, सकंदगुप्त, धातुसेन, प्रसादांत। ये ऑप्शन ही बिल्कुल सही है और इनमें एक भी बिल्कुल सही नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इनका, सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। सूची 1 में भाई नाटक दे रखे और सूची 2 में नाटककार दे रखे हैं। तो राज्यश्री किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद जी का रहेगा, ए का 3। यम गाथा दूधनाथ सिंह की है, तो बी का 5। राम की लड़ाई, ठीक है, जो राम की लड़ाई है लक्ष्मी नारायण लाल की, लाल का नाटक रहेगा, तो सी का 2। साच कहूं तो ये प्रभाकर श्रोती की है, तो भाई इसका 1 हो गया। तो 3 5 2 1। और स्वदेश दीपक जी का कौन सा है? काफी महत्वपूर्ण नाटक है इनका, कोर्ट मार्शल। ठीक है, कोर्ट मार्शल। तो 3 5 2 1, तो 3 5 2 1 देखते हैं हम कहाँ पे हैं। 3 5 2 1 डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, तो सही अनुक्रम देखते हैं। संयुक्ता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली और कोणार्क। तो जो संयुक्ता स्वयंवर है ये 1881 में प्रकाशित नाटक है और किसका? लाला श्रीनिवास दास जी का रहेगा। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है, 1931 में प्रकाशित है। सिंदूर की होली, ठीक है, ये हमने पीछे भी देखा है, किसकी है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रहेगी और 1934 में प्रकाशित है। कोणार्क 1951 का जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक रहेगा। तो 1881, 1931, 1934, 1951, तो भाई ये ऑप्शन ही सही है। ठीक है, बिल्कुल क्रम में है ये, पहले ही ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो देखते हैं सही अनुक्रम क्या रहेगा। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर जी का ही नाटक है, जो 1970 में प्रकाशित हुआ। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक है, ठीक है, और 1974 में प्रकाशित है भाई ये। सकंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है, 1928 में प्रकाशित हुआ ये। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का है, 1991 में प्रकाशित है ये। तो सबसे पहले सकंदगुप्त 1928 एक में ही है, तो उसकी आंसर ठीक है। फिर 1970 पहला राजा, फिर बकरी 1974, फिर कोर्ट मार्शल 1991, तो सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों से सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ नाटक दे रखे, दूसरी तरफ उनके पात्र है, इनको हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं, सकंदगुप्त, जो सकंदगुप्त है इसका पात्र कौन सा है? तो प्रपंच बुद्धि रहेंगे इसके पात्र। तो 1 का 3। कोणार्क का है विषु, काफी बार पेपर में पूछे गए हैं ये। आषाढ़ का एक दिन है, विलोम पात्र है भाई इसका आषाढ़ का एक दिन का। तो C का 2। सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक, तो शीलवती। ठीक है, कौन है भाई? शीलवती। तो D का 4। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 सी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? क्या है भाई सही अनुक्रम, ये हमें बताना है। ठीक है, देखो जो राम की लड़ाई है, सबसे पहले है राम की लड़ाई, इसका कोई प्रकाशन वर्ष हमको नहीं मिला भाई। आप किसी को पता है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, आधे अधूरे, सॉरी ध्रुव स्वामी 1933, आधे अधूरे 1969, विद्या सुंदर है 1867 भाई। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। राम की लड़ाई सबसे बाद में आएगी वैसे ही। ठीक है, और राम की जो लड़ाई थी ये मैंने आपको बताया था, ये किसका नाटक है? राम की लड़ाई मैंने आपको बताया था किसका नाटक है? तो लक्ष्मी नारायण लाल जी का ये नाटक रहेगा। ये आंसर सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है? अब भाई निबंध है उससे क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। जो ये प्रैक्टिस सेट है इसमें भाई सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कहानी से भी, नाटक से भी, निबंध से भी, उपन्यास से भी। ठीक है, तो प्लीज शुरू से लेके अंत तक क्लास को जरूर से जरूर देखो, शेयर तो जरूर से जरूर करें भाई क्लास को। देखते हैं प्रबंध प्रतिमा, जो प्रबंध प्रतिमा है ये निराला जी की रहेगा निबंध। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का निबंध है और 1940 में ये प्रकाशित हुआ था। अतीत के चलचित्र ये महादेवी वर्मा जी का है भाई, वो 1941 में ये प्रकाशित हुआ था। ठेले पर हिमालय ये धर्मवीर भारती का है, काफी महत्वपूर्ण निबंध है और 1958 में ये प्रकाशित हुआ था। प्रिया नीलकंठी ये कुबेर नाथ राय जी का है, 1968 में ये प्रकाशित निबंध है। तो प्रबंध प्रतिमा 1940, अतीत के चलचित्र 1941, ठेले पर हिमालय 1958, प्रिया नीलकंठी 1968। तो ये ऑप्शन ही अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम हमें बताना है। अब निबंध वाले क्वेश्चन चल चुके हैं भाई। ठीक है, और यही हम फिलहाल करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, आलोचना वाले भी मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज जरूर से जरूर इस सीरीज को आप देखेंगे। एक निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम, तो चिंतामणि अशोक के फूल, चितवन की चाह, रस आखेर। तो चिंतामणि किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है जो 1939 में प्रकाशित हुआ था। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध और काफी महत्वपूर्ण निबंध है, 1948 में ये प्रकाशित हुआ था। चितवन की छाह विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है, काफी महत्वपूर्ण है, चितवन की छाह और 1952 में प्रकाशित हुआ था। रस आखेट ये कुबेर नाथ राय का है जो 1970 में प्रकाशित है। तो इसके अकॉर्डिंग तो अपना ए ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक रहेगा, 1939, 1948, 1952 और 1970। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो कल्पलता, श्रृंखला की कड़िया, शिव शंभू के चिट्ठे, रसक रंजन। तो देखते हैं, जो कल्पलता है ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही काफी महत्वपूर्ण निबंध है जो 1951 में प्रकाशित है। श्रृंखला की कड़िया 1942 में महादेव वर्मा जी का है ये। शिव शंभू के चिट्ठे ये 1906 में प्रकाशित है और रसक रंजन 1920 में। और शिव शंभू के चिट्ठी किसके? बाल मुकुंद गुप्त जी का निबंध है, काफी महत्वपूर्ण, और रसक रंजन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तो इसके अकॉर्डिंग पहले शिव शंभू के चिट्ठे, फिर 1920 रसक रंजन, फिर 1942 श्रृंखला क्रिया, फिर कल्पलता। तो सी आंसर अपना सही रहेगा भाई।
अगला क्वेश्चन, निबंध और निबंधकारों को सम्मिलित कीजिए। निबंध और निबंधकार देखते हैं। एक तरफ निबंध दे रखे, दूसरे तरफ निबंधकार दे रखे हैं। तो नया साहित्य नए प्रश्न, तो ये है भाई नंद दुलारे वाजपेयी जी का। तो 1 का 3, विचार एवं वितर्क, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का काफी महत्वपूर्ण निबंध। फिर है हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य, ये है अज्ञे जी का निबंध। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य अज्ञे जी का है। मेरा परिवार महादेवी वर्मा जी का काफी महत्वपूर्ण निबंध है, तो डी का 1 भाई। और विवेक की राय का काफी महत्वपूर्ण निबंध है उठ जाग मुसाफिर, उठ जाग मुसाफिर। ठीक है भाई। तो देखते हैं ऑप्शन में 3 4 2 1 कहाँ पे है। 3 4 2 1 बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंध संग्रह का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। तो चाबुक, परंपरा का मूल्यांकन, नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध, यत्र तत्र सर्वत्र। तो जो चाबुक है, ठीक है, इसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ था। और चाबुक निबंध संग्रह किसका है, तो निराला जी का ये रहेगा। परंपरा का मूल्यांकन 2022 में प्रकाशित हुआ था भाई, परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है। नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 में, और यह गजानन माधव मुक्ति बोध जी का रहेगा। फिर यह यत्र तत्र सर्वत्र, ये 1979 में प्रकाशित है, शरद जोशी जी का। और परंपरा का मूल्यांकन है रामविलास शर्मा जी का निबंध संग्रह है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आएगा चाबुक, चाबुक 2 में है। फिर है भाई नई कविता का आत्म संघर्ष, फिर है परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है। फिर यत्र तत्र सर्वत्र। देखो भाई, परंपरा का मूल्यांकन है, ये मुझको प्रकाशन वर्ष इसका अच्छी प्रकार से ढूंढने से नहीं मिला। मैंने गूगल वगैरह हर जगह सर्च किया था, लेकिन इसका प्रकाशन 2022 में ही इसकी पुस्तक का प्रकाशन दिखा रखा है। तो आप किसी को अगर मिलता है तो आप बता देना। वैसे सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन रहेगा, निबंधकार और कृतियों का सुमेलन कीजिए। ठीक है। एक तरफ निबंधकार दे रखे, दूसरी तरफ निबंध है। तो कुबेरनाथ राय, इनका निबंध कौन सा है, प्रिया नीलकंठी है। तो 1 का 2 हो गया भाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विषम को क्षमा नहीं किया गया। ठीक है। विद्यानिवास मिश्र जी का है, 1 मिनट भाई। तो विद्यानिवास मिश्र जी का है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। सी का 3 हो गया। रामचंद्र शुक्ल जी का है, चिंतामणि। ठीक है। तो भाई देखो, साहित्य सहचर रह गया, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही आलोचनात्मक निबंध है। ठीक है। आलोचनात्मक निबंध है ये, साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए का क्या था, 2, प्रिया नीलकंठी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का था, विषम को क्षमा नहीं किया गया। तो बी का 4, सी का 3 और डी का 1 भाई। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या रहेगा अपना। तो 2 4 3 1। ठीक है। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है। कौन सा निबंध भाई, वंदे वाणी विनायको। ये विद्यानिवास मिश्र जी का है, रामवृक्ष बेनीपुरी का, गुलाब राय का, प्रताप नारायण मिश्र जी का है। तो वंदे वाणी विनायको रामवृक्ष बेनीपुरी जी का निबंध रहेगा। और ये 1957 में प्रकाशित निबंध है भाई। ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी का निबंध है, और दूसरा इनका काफी महत्वपूर्ण निबंध है। ठीक है। और ये 2 निबंध ऐसे हैं जो काफी बार पेपर में पूछे गए हैं, वंदे वाणी विनायको और गेहूं और गुलाब भाई। ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी के काफी महत्वपूर्ण निबंध है। ठीक है। गेहूं और गुलाब, इसका प्रकाशन 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। आगे विद्यानिवास मिश्र जी, इनके निबंध कौन से है, तो हमने पीछे भी देख लिया है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और इनका काफी महत्वपूर्ण निबंध है चितवन की छाह और हल्दी दूध, काफी महत्वपूर्ण है चितवन की छाह। ठीक है। काफी बार पेपर में पूछा गया है चितवन की छाह और हल्दी दूध भाई। ठीक है। गुलाब राय जी, इनका काफी महत्वपूर्ण है निबंध एक मिनट है भाई, ठलवा कलब। कौन सा है, ठलवा कलब है। ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध है दात भो और समझदार की मौत, दूते के लत्ता बीने भाई, घूरे के लत्ता बीने। ठीक है। ये इनका काफी महत्वपूर्ण निबंध रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कृतियों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निबंधकार दे रखे और निबंध है, तो देखते हैं। पगडंडियों का जमाना, ये हरिशंकर परसाई जी का काफी महत्वपूर्ण निबंध है, तो एक का 4। अंगद का पाव, ये श्री लाल शुक्ल जी का निबंध है, अंगद का पाव। गंध मादन, ये कुबेरनाथ राय जी का निबंध रहेगा, ठीक है, गंध मादन। जीप पर सवार इलिया, तो ये शरद जोशी जी का काफी महत्वपूर्ण निबंध है, ठीक है। तो 4, 1, 2, 3। और जो रविंद्र त्यागी है, इनका भी एक काफी महत्वपूर्ण निबंध है जो काफी बार पेपर में पूछा जाता है, खुली धूप में नाव पर, ठीक है, खुली धूप में नाव पर। ये रविंद्रनाथ त्यागी जी का काफी महत्वपूर्ण निबंध है। तो 4, 1, 2, 3 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3 सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के आधार पर दिनकर की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना। देखो भाई, नीचे 4 दिनकर जी की, जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनकी रचनाएं दे रखी है, हमें उनको अनुक्रम के अकॉर्डिंग सही बताना, भाई कौन सा अनुक्रम पहले आएगा फिर कौन सा बाद में। तो दिनकर की डायरी, वट पीपल, संस्कृति के 4 अध्याय और मिट्टी की ओर, तो ये सभी दिनकर जी की कृतियां हैं। तो दिनकर की डायरी, इसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ। वट पीपल 1961 में इसका प्रकाशन हुआ भाई। और संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में इसका प्रकाशित हुआ था। और मिट्टी की ओर 1946 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो सबसे पहले मिट्टी की ओर आएगा, फिर संस्कृति के अध्याय, फिर वट पीपल, फिर दिनकर की डायरी। तो पहले सबसे पहले मिट्टी की ओर, तो मिट्टी की ओर ओनली सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन अपना ठीक है। ठीक है, कितना था मिट्टी की ओर? 1946। संस्कृति के 4 अध्याय 1956, वट पीपल 1961 और दिनकर की डायरी 1973 में, ठीक है। तो ये अनुक्रम हमारा बिल्कुल सही रहेगा, सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंधों और उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित करना। तो देखते हैं, निबंध और निबंधकार दे रखे, इनको हम सुमेलित करते हैं। तो मजदूरी और प्रेम, तो ये किसका निबंध है? काफी महत्वपूर्ण निबंध है, अध्यापक पूर्ण सिंह का ये निबंध रहेगा, मजदूरी और प्रेम। तो ए का 2। कुटज किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, तो बी का 4। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्या निवासी मिश्र जी का निबंध है, सी का 3। लोभ और प्रीति, ये रामचंद्र शुक्ल जी का काफी महत्वपूर्ण निबंध है, तो डी का 5। तो कुबेरनाथ राय रह गए, इनका हमने पीछे भी निबंध देखा था, प्रिया नील कंठी। क्या देखा था? प्रिया नील कंठी भाई, ठीक है। ये कुबेरनाथ राय जी का निबंध है। और एक और देखा था हमने, गंध मादन, ठीक है। आगे देखते हैं, तो 2, 4, 3, 5 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। 2, 4, 3, 5 ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, नीचे ग्रंथ दे रखे हैं, इनका हमें सही अनुक्रम बताना है क्या है। तो देखते हैं भाई, क्या है सही अनुक्रम इनका। नई कविता के प्रतिमान, कामायनी एक पुनर्विचार, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद का पतन। तो छायावाद का पतन भाई 1948 में प्रकाशित हुआ था। और ये देवराज जो है, इनकी एक कृति रहेगी, ठीक है, इनका ग्रंथ है देवराज जी का छायावाद का पतन। नई कविता के प्रतिमान, ये लक्ष्मीकांत वर्मा जी का है, लक्ष्मीकांत वर्मा जी का है। कामायनी एक पुनर्विचार, ये मुक्तिबोध जी का 1961 में प्रकाशित है। कविता के नए प्रतिमा, ये नामवर सिंह का है, ये 1968 में प्रकाशित हुआ। तो सबसे पहले भाई 1948 आएगा, छायावाद का पतन। तो छायावाद का पतन ओनली सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन अपना ठीक है। फिर 1948 के बाद 1961, फिर 68, फिर लक्ष्मीकांत, ये नई कविता के प्रतिमान आएगा। तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे भाई आलोचना से क्वेश्चन आंसर आगे है हमारे। आलोचना तथा उनकी कृतियों, आलोचक है भाई और उनकी कृतियों को हमें क्या करना? सुमेलित करना है। तो देखते हैं, इनका सुमेलन करते हैं। आलोचक और कृतियां, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति का क्या नाम है? आलोचना कृति कबीर, काफी महत्वपूर्ण है भाई, काफी बार पेपर में पूछी गई है। नगेंद्र की है रस सिद्धांत, तो बी का 5। देवराज जी की है छायावाद का पता, हमने ऊपर भी देखा है, सी का 2। मुक्तिबोध की है नई साहित्य का सौंदर्य, तो डी का 1 हो गया भाई। और मानव मूल्य और साहित्य, ये किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो ये भाई धर्मवीर भारती जी का रहेगा। किसका है? धर्मवीर भारती जी का है, मानव मूल्य और साहित्य। तो 4, 5, 2, 1
4, 5, 2, 1 सी आंसर में है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? भाई प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? तो नंदुलारे वाजपेयी ने, रामविलास शर्मा ने, शिवदान सिंह चौहान ने या नामवर सिंह ने? तो नंदुलारे वाजपेयी ने कहा बैठे ठाले का धंधा प्रयोगवाद को। भाई क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। भाई अगला क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में, यह किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? रामविलास शर्मा का है, रामचंद्र शुक्ल जी का है, किशोरी दास वाजपेयी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का? तो ये कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का रहेगा। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? ये कभी जो रामचंद्र शुक्ल जी है, इनकी आलोचनात्मक कृति हमें बतानी है कौन सी है। रस सिद्धांत है, रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण। रस सिद्धांत हमने अभी ऊपर देखा था, किसका था भाई? रस सिद्धांत मैंने बताया था नगेंद्र जी का है। तो ये रामचंद्र जी का नहीं रहेगा, रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है भाई क्वेश्चन। काव्य मीमांसा ये राजशेखर जी के है, ठीक है। तो रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल की रहेगी और वांग में विमर्श है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का। किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का, ठीक है। ध्यान रखना है, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल जी का आलोचनात्मक कृति है। ये आंसर बिल्कुल सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम हमें बताना है। हजारी प्रसाद जी ने जो आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं वो दे रखे हैं, उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो कबीर हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, सुर साहित्य। वो देखते हैं, जो कबीर है ये 1942 में प्रकाशित है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1952 में है, ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में है, ठीक है। और जो सुर साहित्य है ये है 1930 में। तो देखो सबसे पहले सुर साहित्य आएगा 1930, तो यहीं पे मिलान हो जाएगा। सुर साहित्य, फिर 1940 हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर 1942 कबीर, फिर हिंदी साहित्य 1952। भाई तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी समालोचक नहीं है? मार्क्सवादी समालोचक नहीं है ये हमें बताना है। तो शिवदान सिंह चौहान, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा या नामवर सिंह? तो भाई नंदुलारे वाजपेयी रहेंगे, ठीक है। ये मार्क्सवादी समालोचक नहीं है। शिवदान सिंह भी है, रामविलास शर्मा भी और नामवर सिंह भी मार्क्सवादी समालोचक है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील साहित्य की समस्या। क्या भी प्रगतिशील साहित्य की समस्या नामक ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? प्रगतिशील साहित्य की समस्या, इस ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। नगेंद्र है, नंदुलारे वाजपेयी, कुबेर नाथ रॉय है, रामविलास शर्मा? तो रामविलास शर्मा जी रहेंगे प्रगतिशील साहित्य की समस्या के लेखक भी। अगला क्वेश्चन है, आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है, तो करते हैं भी। देखते हैं, एक तरफ आलोचक दे रखे हैं, दूसरी तरफ कृति दे रखी है। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी की है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, काफी महत्वपूर्ण है भैया। देवराज जी की है, ठीक है, छायावाद का पतन, ये भी हमने देख लिया है पहले। रामविलास शर्मा की है, आस्था और सौंदर्य, सी का 4 हो गया। लक्ष्मीकांत वर्मा की है, लक्ष्मीकांत वर्मा जी की है नई कविता के प्रतिमान, ये हमने पहले भी देख चुके हैं हम। और कविता के नए प्रतिमान किसके, ये भी हमने देखा था, ये नामवर सिंह की रचना है भी आलोचनात्मक, ठीक है। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 डी आंसर अपना सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? देखो भाई कहने में तो क्या है, देवरानी जेठानी की कहानी, नाम इसका कहानी से आता है, देवरानी जेठानी की कहानी है ये। लेकिन किस विधा से? ये उपन्यास विधा से, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पूछा किस आलोचक ने भी देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने, विजय मोहन सिंह ने, गोपाल राय ने? तो गोपाल राय ने माना है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, इसके साथ साथ मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है, उसमें मैंने उपन्यास की एक क्लास आपको प्रोवाइड करवाई है, तो प्लीज उस क्लास को देख लो। 3 क्लासें उपन्यास से रहेंगी, तो अपने उपन्यास के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आगे फिर जो बनते हैं वो हम करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आत्मकथा और लेखक देखते हैं। 10 द्वार से सोपान तक,
ये किसकी आत्मकथा है? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा रहेगी। ए का 4 हो गया भाई। मेरी आत्म कहानी, मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास की है, तो बी का 3। अपनी कहानी ये वृंदावन लाल वर्मा की रहेगी। सी का 1। मेरी जीवन यात्रा ये राहुल सांस्कृत्यायन जी की है, तो 4 3 1 2। ठीक है, 4 3 1 2, 4 3 1 2 बी आंसर, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यात्रा साहित्य और उनके लेखकों को सम्मिलित कीजिए। ठीक है भाई, यात्रा साहित्य है, ठीक है, और उनके लेखक है, इनको हमें सम्मिलित करना है। तो देखते हैं, पहला है, थोड़ा सा यहां से कट गया है लेकिन साफ दिख रहा है। यात्रा साहित्य और लेखक है, ठेले पर हिमालय, ये किसका है? ये यात्रा साहित्य किसका था? धर्मवीर भारती का, काफी महत्वपूर्ण है। तो एक का भी 5 हो गया। आखिरी चट्टान ये मोहन राकेश का है, यात्रा साहित्य। सुबह के रंग ये अमृत राय का है, ठीक है, सुबह के रंग, तो सी का 2 हो गया। पैरों में पंख बांधकर ये है रामवृक्ष बेनीपुरी का, किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का है भाई। तो 5 3 2 4, 5 3 2 4, देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। 5 3 2 4 डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे है, निम्नलिखित रेखा चित्रों और रचनाकारों को सम्मिलित कीजिए। तो करते हैं भाई इनको भी सम्मिलित। पद्म पराग ये किसका रेखा चित्र है? तो पद्म सिंह शर्मा जी का रहेगा। ए का 3। बोलती प्रतिमा ये श्री राम शर्मा जी की है। बी का 4। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी की है। सी का 5। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी, ठीक है, डी का 2। तो 3 4 5 2। और जो बनारसी दास जी है, इनका भी काफी महत्वपूर्ण रेखा चित्र है, ठीक है, नाम क्या है? रेखा चित्र, ठीक है, एक तो रेखा चित्र है और दूसरा है सेतु बंध, ठीक है, सेतु बंध, ध्यान रखना आपको। तो 3 4 5 2, 3 4 5 2 बी आंसर अपना सही रहेगा भाई। आगे देखते हैं, निम्नलिखित आत्मकथाओं और उनके लेखकों को सम्मिलित कीजिए। आत्मकथा और लेखक दे रखे हैं, इनको हमें सम्मिलित करना है। अन्या से अनन्या, ठीक है, प्रभा खेतान जी के है इसकी लेखिका। आगे है, बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन। बी का 4। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। सी का 1। एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी। तो डी का 2 हो गया भाई। तो 5 4 1 2, 5 4 1 2, तो 5 4 1 2 डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखते हैं, प्रकाशन काल के अनुसार रेखा चित्रों का सही अनुक्रम बताना है, प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग बताना है भी। तो देखते हैं, पहला है माटी की मूर्ति। माटी की मूर्ति जो है, इसका प्रकाशन हुआ था 1946 ईस्वी में, ठीक है, और किसके है? ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है रेखा चित्र। अमिट रेखाएं 1951 में प्रकाशित है, ठीक है, और सत्यवती मलिक जी की है, ये किसकी है? सत्यवती, सत्यवती मलिक जी की है, ठीक है। अतीत के चलचित्र ये 1941 में प्रकाशित महादेव वर्मा की है। कुछ शब्द और कुछ रेखाएं ये 1956 में प्रकाशित है भाई, ठीक है, ये विष्णु प्रभाकर जी की रेखा चित्र रहेगा। तो सबसे पहले आएगा अतीत के चलचित्र 1941, फिर माटी की मूर्ति 1946, फिर अमिट रेखाएं 1951, फिर कुछ शब्द कुछ रेखाएं। तो सबसे पहले अतीत के चलचित्र, ठीक है, देखते हैं आगे ऑप्शन में। अतीत के चलचित्र, ठीक है, अतीत के चलचित्र 1941, माटी की मूर्ति 1946, ठीक है, अमिट रेखाएं 1951, और कुछ शब्द और कुछ रेखाएं 1956 में, ठीक है, ये सी आंसर अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सम्मिलित कीजिए। तो रचनाकार और रचनाएं देख लेते हैं। आगे जी की है संयंत्र, संयस्त्र, तो ए का 4 हो गया। किशन पटनायक की है भाई विकल्प ही नहीं है दुनिया। केदारनाथ सिंह की है कब्रिस्तान में पंचायत, काफी महत्वपूर्ण है भैया इनकी, ठीक है। अनामिका की है स्थित तत्व का मानचित्र, स्थित तत्व का मानचित्र, तो डी का 2 हो गया। और भाई ठीक है, तो 4 1 5 2, 4 1 5 2 बी, ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, रचना के साथ उसकी विधा को सुमेलित कीजिए। तो विधा हमें बतानी है कौन सी है। रचना दे रखी है और उसकी विधा दे रखी है। तो देखते हैं, शब्द और मनुष्य, ये एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। ठीक है, तो एक 4 काशी का 80। ठीक है, ये क्या है, उपन्यास है, उपन्यास विधा से है। इला, ये एक नाटक है। सी का 1 पैरों में पंख बांध कर, ये एक यात्रा वृत्तांत है। तो डी का 2। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वर्णों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, देखते हैं, अरे आयावर रहेगा याद, देश विदेश, तंत्र लोक से यंत्र लोक, हंसते निर्जर दहकती भटिया। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण यात्रा है ये। देखते हैं, अरे आयावर रहेगा याद, ये अज्ञे जी का है भाई यात्रा वृत्तांत, और 1953 में प्रकाशित है। देश विदेश 1957 में प्रकाशित, रामधारी सिंह दिनकर जी का यात्रा वृत्तांत है। तंत्र लोक से यंत्र लोक, ये नगेंद्र जी का है, 1968 में प्रकाशित हुआ था। हंसते निर्जर दैकती भटिया, ये 1966 में प्रकाशित है भाई, और विष्णु प्रभाकर जी का ये रहेगा। तो सबसे पहले 1953 आएगा, अरे आयावर रहेगा याद, तो पहले ऑप्शन में, दूसरे में, डी में है भाई, सॉरी। फिर 1951 57 सॉरी 57 देश विदेश, ठीक है। फिर उसके बाद 1966 हंसते निर्जर दैकती भटिया, ठीक है। वितंत्र लोक से यंत्र लोक, तो भाई देखते हैं, ये है भाई डी आंसर में, डी आंसर सही है अपना बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, लेखिका है भाई, इनके साथ हमको सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं, आत्मकथा है और लेखिका है। ठीक है, एक कहानी ये है भी, ये मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा। तो एक 4 अन्या से अनन्या, ये है प्रभा खेतान की, पीछे भी देख चुके हैं हम। हादसे, ये रमणिका गुप्ता जी की है। रसीदी टिकट, ये अमृता प्रीतम जी की रहेगी। तो डी का 3। तो 4 1 2 3, और मैत्री पुष्पा जी की काफी महत्वपूर्ण 2 आत्मकथाएं हैं। पहला भाग तो है कस्तूरी कुंडल बसे। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, कस्तूरी कुंडल बसे पहला भाग है इनकी आत्मकथा का, जो 2002 में प्रकाशित हुई थी। और दूसरा भाग है इनकी आत्मकथा का गुड़िया भीतर गुड़िया, जो 2008 में प्रकाशित हुई थी भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 1 2 1 4 1 2 3 थी। तो ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए। तो कृतियां हैं और विधा है, तो देख लेते हैं। लहरों के राजहंस, ये क्या है, एक नाटक है, ये हम देख चुके हैं। आधा गांव, ये क्या है, एक उपन्यास है, ये भी हम कर चुके हैं। तुम चंदन हम पानी, ये क्या है, एक निबंध है। सी का 2 मुर्दैया, ये क्या है, एक आत्मकथा है भाई। ठीक है, तो डी का 3। तो 1 5 2 3 1 5, डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। के प्रकाशन का सही अनुक्रम हमें बताना है, और आज की क्लास में पत्रिकाएं जो है, इनसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो धर्मयुग, हंस, सरस्वती, कवि वचन, सुधा। इनका जो धर्मयुग है, ये भाई 1950 में प्रकाशित है। ठीक है, इसके संपादक कौन कौन है, इलाचंद्र जोशी और धर्मवीर भारती है। जो हंस है, ठीक है, ये जो हंस पत्रिका है, ये 1930 में प्रकाशित हुई। ठीक है, प्रेमचंद्र जी इसके संपादक थे, और ये मासिक थी, ये बनारस से निकलती थी। ठीक है, सरस्वती, ये 1900 में प्रकाशित हुई भाई, श्याम सुंदर दास इसके संपादक थे, ये भी मासिक थे और काशी से निकलती थी। 1868 में, ठीक है, कवि वचन सुधा प्रकाशित हुई, भारतेंदु जी इसके संपादक थे, ये भी मासिक थी और ये बनारस से निकलती थी। तो देख लेते हैं, पहले सबसे पहले 1868 कवि वचन सुधा आएगी, तो कवि वचन सुधा सी ऑप्शन में है। फिर उसके बाद सरस्वती 1900 में, फिर हंस 1930, फिर धर्मयुग 1950 में। तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में पत्रिका है, सूची 2 में संपादक है, तो करते हैं इनको सुमेलित। ठीक है, तो जो हिंदी प्रदीप है, ठीक है, इस पत्रिका के संपादक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट रहेंगे। ठीक है, तो ए का 3। ब्राह्मण के कौन है, प्रताप नारायण मिश्र जी है, तो बी का 4। सरस्वती के महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी का 5 भाई। वसुधा के कमला प्रसाद, तो डी का 2। तो राजेंद्र यादव किसकी है, तो ये हंस की है। ठीक है, हंस पत्रिका की है। ठीक है, और इन्होंने इसका पुनः प्रकाशन करवाया था। ठीक है, पहले इसके संपादक कौन थे, हंस के प्रेमचंद्र जी थे।
जो 1923 में प्रकाशित हुई थी। फिर बाद में 1986 में, ठीक है, इन राजेंद्र यादव ने इसका पुनर्प्रकाशन करवाया दिल्ली से, और ये मासिक पत्रिका थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3, 4, 5, 2, तो ऑप्शन में देख लेते हैं 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2 कूट में देखते हैं। पहला ही ऑप्शन है 3, 4, 5, 2, ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम पहले देखो, नंदुलाल वाजपेयी है, फिर शिवदान सिंह चौहान, फिर धर्मवीर भारती, फिर नामवर सिंह। तो बी आंसर अपना ठीक रहेगा। जो आलोचना पत्रिका है इसके विषय, जिसके जो संपादक है उनका क्रम पूछा था, तो बी आंसर सही है। सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया है? ठीक है, नहीं किया है पूछा, किसने नहीं किया है ये हमें बताना है। तो चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने किया है, मोहराकेश ने किया, कमलेश्वर ने किया, लेकिन राजेंद्र यादव ने नहीं किया है। अभी मैंने आपको बताया था, जो राजेंद्र यादव ने हंस जो पत्रिका उसका पुनर्प्रकाशन करवाया था दिल्ली से भी, ठीक है, तो इन्होंने किया था, लेकिन सी आंसर ठीक है क्योंकि नहीं पूछा है। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे 3 है तो 4 थे, ये एक और थे रतनलाल जोशी, जो सारिका पत्रिका के संपादक करता थे, ये भी ठीक है, जोशी। अगला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, नीचे भाई पत्रिकाएं दे रखी है, उनका अनुक्रम हमें बताना है। तो देख लेते हैं, जो मतवाला है इसका प्रकाशन 1923 में हुआ था। ठीक है, शिव पूजन सिंह निराला, ठीक है, इन्होंने किया था, ये साप्ताहिक पत्रिका थी और कलकत्ता से निकलती थी। जो कल्पना पत्रिका है इसका 1949 में हुआ था। ठीक है, ओम ये आर्येंद्र शर्मा ने किया था, द्विमासिक ये पत्रिका थी और वृंदावन से निकलती थी। तो जो सारिका है, जो सारिका पत्रिका है, तो सारिका पत्रिका है भाई, उसका प्रकाशन 1960 में हुआ था। बद्री विशाल पित्ती जी ने इसका प्रकाशन करवाया था। जो पहल पत्रिका है ये 1960 में प्रकाशित हुई थी और ज्ञान रंजन ने इसका प्रकाशन करवाया था, और त्रैमासिक पत्रिका थी ये, जबलपुर से निकलती थी। ठीक है, तो देखो इसके अकॉर्डिंग तो ये ऑप्शन ठीक है, 1923 मतवाला, कल्पना 1949, सारिका 1960 और पहल 1960 की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं और उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2, पत्रिका और संपादक। ठीक है, बाला बोधनी पत्रिका किसकी थी? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की थी, तो 1 का 3। हंस पत्रिका किसकी थी? प्रेमचंद्र की थी, बी का 1। प्रतीक वही अज्ञे जी की पत्रिका है, तो सी का 4। कल्पना किसकी है? बद्री विशाल पित्ती की, अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया है। ठीक है, तो हरिशंकर परसाई जी है, उनकी पत्रिका का क्या नाम है? तो उनकी पत्रिका का नाम है वसुधा। ठीक है, क्या है? वसुधा। तो 3, 1, 4, 5, 3, 1, 4, 5, सी आंसर सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, तो सही अनुक्रम हमें बताना है। तो हंस आलोचना, रविवार, सरस्वती। देखो 1900 में, 1930 में हंस, ये दो तो हमने कर ली है ना, बार बार की है अभी अभी। ठीक है, और जो आलोचना है इसका प्रकाशन हुआ था 1957 में। ठीक है, 1957 में हुआ था, ये त्रैमासिक थी और दिल्ली से निकलती थी। और जो रविवार है इसका हुआ था 1971 या 71 के लगभग हुआ था भाई, 77 या 71 है इसका प्रकाशन, आप देख लेना, दिमाग से थोड़ा स्किप हो गया है। ठीक है, और जो सुरेंद्र प्रताप है ये इसके, ठीक है, संपादक थे, ये भी साप्ताहिक थी और ये कलकत्ता से निकलती थी। तो देखो इसके अकॉर्डिंग पहले 1900 आएगा, 1900 सरस्वती, 1930 हंस, फिर 1957 आलोचना, फिर रविवार। ठीक है, तो डी आंसर अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पत्रिकाएं हैं इनको संपादकों के साथ सुमेलित करना है। तो भाई एक तरफ सूची 1 में पत्रिका दे रखी है, सूची 2 में संपादक दे रखे हैं, इनको क्या करना, हमको सुमेलित करना है। सॉरी, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका रहेगी, तो 1 का 3। बंगदूत ये राजा राम मोहन राय जी की रहेगी, तो बी का 4। उदंत मार्टन ये जुगल पंडित जुगल किशोर जी की है, तो सी का 1। मतवाला ये निराला जी की पत्रिका है, तो डी का 2। ठीक है, और जो राम वृक्ष बेनीपुरी है इनकी काफी महत्वपूर्ण पत्रिका एक हिमालय। ठीक है, 1946 में ये पटना से
निकली थी। ठीक है, ध्यान रखना है। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ये आंसर अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? पत्रिकाएं दे रखी है और उनका हमें अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं। सबसे पहले है पूर्व ग्रह, जो 1974 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अशोक वाजपेयी जी इसके संपादक करता थे और ये मासिक पत्रिका थी और भोपाल से निकलती थी। ठीक है, फिर है कथा देश, ये 1997 में प्रकाशित ठीक है पत्रिका है। और हरि नारायण जो है ये इसके संपादक करता थे और ये मासिक पत्रिका थे और दिल्ली से निकलती थी, ध्यान रखना आपको। फिर है मतवाला, ये 1923 में प्रकाशित हुई मतवाला। ठीक है, निराला जी इसके संपादक करता थे, ये भी साप्ताहिक फिर कलकत्ता से निकलती थी भाई। और जो हिंदुस्तान है ये 1936 में निकली थी। ठीक है, प्रकाशित हुई थी और सत्यदेव विद्यालंकार इसके संपादक करता थे और ये दैनिक थी और दिल्ली से निकलती थी। बस ठीक है, इतना मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। तो 1923 सबसे पहले मतवाला, तो मतवाला सी ऑप्शन नहीं है। फिर 1936 हिंदुस्तान, फिर पूर्वाग्रह 1974, फिर 1997 कथा देश। तो सी आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, पत्रिकाएं हैं और उसके संपादक है। तो देखते हैं। पहल पत्रिका ज्ञान रंजन जी रहेंगे, ए का 3। वसुधा कमला प्रसाद, बी का 1। तद्भव ये अखिलेश की है, सी का 4। कथाक्रम ये शैलेंद्र सागर की है बी, डी का 5। ठीक है, जो नंद ये 3 1 4 5, 3 1 4 5 भी आंसर सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आचार्यों के बीच कौन सा कालक्रम सही नहीं है? ठीक है, तो बताना हमें कौन से भाई ये जो आचार्य क्रम से नहीं लगे हुए हैं। देखो, भामा 6ठी शताब्दी के लगभग आते हैं, 6ठी शताब्दी है। दंडी 7वीं लगा लेते हैं। शमेंद्र जो है 9वीं है। सॉरी भाई, शमेंद्र नहीं, आनंदवर्धन। शमेंद्र है 11वीं। ठीक है, आनंदवर्धन का तो क्रम से है 6 7 9 11, ठीक है, क्रम से है। आनंदवर्धन कितना है? 9वीं। अभिनव गुप्त है भाई 10वीं 11वीं के लगभग आते हैं ये। विश्वनाथ आते हैं 14वीं। और पंडित जगन्नाथ आते हैं 17वीं के लगभग। ठीक है, तो ये भी क्रम से है 9 10 11 14 17। तो भट्टनायक, जो भट्टनायक है ये 7वीं आते हैं। और जो भाई विश्वनाथ है, हाँ भाई विश्वनाथ जो है, ठीक है, जो विश्वनाथ जी है ये आते हैं 14वीं। कुंतक आते हैं 10वीं 11वीं। ठीक है, जगन्नाथ आते हैं 17वीं। तो देखो यही मेल नहीं है, अनुक्रम में नहीं है। 7 14 10 17, ठीक हो, अनुक्रम में नहीं है। देखो 6 7 9 11 अनुक्रम में है, 9 10 14 17 अनुक्रम में है। और जो भरत मुनि है ये भाई ये दूसरी स्थिति के लगभग आते हैं। भामा आते हैं भाई, भामा मैंने आपको बता दिया 6ठी शताब्दी के आते हैं। कुंतक 10वीं 11वीं के आसपास आते हैं। जगन्नाथ 17वीं के आसपास आते हैं। तो देखो सी ऑप्शन जो है ये अनुक्रम में नहीं है, तो सी आंसर अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रस उत्तर के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो भाई देखो, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त, यही अनुक्रम बिल्कुल सही है। भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। ठीक है, तो ए आंसर अपना सही रहेगा। जो भट्टलोलट है ये 9वीं शताब्दी 9वीं सदी के है, ये भी 9वीं सदी की है। ठीक है, जो भट्टनायक है ये 9वीं। ठीक है, जो भट्टनायक है ये जो 9वीं सदी थी उसका अंतिम और 10वीं के आरंभ में इनका जन्म हुआ था भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अभिनव गुप्त है ये 10वीं और 11वीं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है 213वां, निम्नलिखित काव्य शास्त्री ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम हमें बताना है। काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रस मंजरी, रस गंगाधर। तो भाई ये आंसर ही बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, काव्यानुशासन किसका है? हेमचंद्र जी का है। ठीक है, साहित्य दर्पण किसका है? जो साहित्य दर्पण है ये विश्वनाथ जी का है। रस मंजरी किसका है? ये भानुदत्त मिश्र जी का है। और रस गंगाधर किसका? जगन्नाथ जी का है। ठीक है, मैंने आपको सभी को इनका जन्म बता दिया, तो आप कर सकते हैं, ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, पीछे जाके आप क्लास को देख सकते हैं। आगे है
रस उत्तर के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों को साथ सुमेलित करते हैं। देखते हैं, रस उत्तर के व्याख्याकार दे रखे हैं और उनके सिद्धांत दे रखे हैं। जो भट्ट लोलट है, इनका सिद्धांत कौन सा है? इनका है उत्पत्तिवाद, और ये पेपर में पूछे जाते हैं। शंकु का कौन सा है? अनुमतिवाद। बी का 3। भट्ट नायक का कौन सा है? भुक्तिवाद है भाई। अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। तो डी का 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 बी आंसर सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम हमें बताना है। फिर अनुक्रम इसमें पूछ लिया है, तो देख लेते हैं भाई। जो ठीक है, तो देखो, काव्य अलंकार सूत्र, ध्वन्यालोक, रस गंगाधर। बी आंसर अपना सही रहेगा। काव्य अलंकार किसका? भामा का। भामा 6ठी शताब्दी के अंतर्गत आते हैं। काव्य काव्य अलंकार सूत्र किसका? वामन का। ये 8वीं 9वीं शताब्दी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ध्वन्यालोक किसका? आनंद वर्धन का। ये 9वीं शताब्दी के लगभग आते हैं। और रस गंगाधर किसका? पंडित जगन्नाथ का। ये 17वीं शताब्दी के लगभग आते हैं। तो बी आंसर अपना सही रहेगा। आगे सूची 1 को सूची 2 से हमें क्या करना? मिलान करना है। ठीक है भाई, देखते हैं, कथन दे रखे हैं इनके, तो करते हैं। शब्दों सहितो काव्यम, तो ये किसका है? शब्दार्थ सहितो काव्यम, तो भाई ये भामा का है रहेगा। 1 का 3। तद 200 शब्दार्थो गुणावलंकृति पुनःक्यापी। पुनःक्यापी किसका है भाई? मम्मट जी का है। तो बी का 1। रमणीयात प्रतिपादक है शब्द है काव्यम, तो ये किसका है? ये पंडित जी का है, पंडित राज जगन्नाथ का है। तो सी का 5 हो गया। काव्य रसात्मक काव्यम, सॉरी वाक्य रसात्मक काव्य, तो ये विश्वनाथ जी का रहेगा। ठीक है, और जो आनंद वर्धन जी है, ठीक है, इनका काफी महत्वपूर्ण है एक कथन, आप लिख सकते हो। शब्दार्थ है शरीरम, शब्दार्थ है शरीरम तात्व काव्यम, तात्व काव्यम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 3 1 5 2, 3 1 5 2, 3 1 5 2 हमारा बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखते हैं, रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? जो रुद्रट है, ये वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं भाई, इसे अर्थालंकार किसने माना है? दंडी ने, शमेंद्र ने, वामन ने, आनंदवर्धन थे। तो वामन ने इसको अर्थालंकार माना है वक्रोक्ति को भाई। अगला क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र के निम्नलिखित ग्रंथों को रचनाकार के नाम के साथ सुमेलित करने। तो ग्रंथ दे रखे और उनका रचनाकार, इनको हम क्या करेंगे? सुमेलित करेंगे भाई। तो करते हैं। ध्वन्यालोक, ये आनंद वर्धन का, पीछे हम कर चुके हैं। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का है। ठीक है, बी का 1। रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ जी का है। तो सी का 4। काव्य प्रकाश, ये है मम्मट जी का। तो डी का 2 भाई। ठीक है, और राजशेखर जी का कौन सा? काव्य मीमांसा। ठीक है, तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के साथ उनके अलंकारों को सुमेलित करना है। ठीक है, अलंकारों को सुमेलित करना, और आपको पता है काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमारे अलंकार भी आते हैं, अलंकार रस सभी इसमें आते हैं। तो अलंकार को हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं, कथन है और उनके अलंकार है। वह आदमी नहीं हैवान है। ठीक है, तो ये कौन से अलंकार का उदाहरण है? तो अपहुंती अप अलंकार का उदाहरण रहेगा। तो 1 का 5। वे तो मानो देवता है, जहां पे मानो आ जाता है, मानो जानो जनो, ठीक है, जनु, तो उत्प्रेक्षा होता है वहां पे। कहीं यह उसकी चाल तो नहीं, ये भ्रांति हो रही है इसको। ठीक है, तो सी का 3। आप तो साक्षात इंद्रदेव है, तो ये क्या है? रूपक अलंकार है। ठीक है, तो डी का 2। 5 1 3 2। और विरोधाभास का अगर हमें उदाहरण पूछा जाए तो क्या देंगे? या अनुरागी चित की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो तो उज्जवल होए। ठीक है, ये विरोधाभास जी का, जो सॉरी विरोधाभास अलंकार जो है इसका उदाहरण है भी। तो 5 1 3 2 हमारा आंसर देखते हैं कहाँ पे? 5 1 3 2 डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आगे भी भाई अलंकार दे रखे हैं, अलंकार है और उनके उदाहरण है, कथन है। ठीक है, देखते हैं। मुख नहीं चंद्रमा है, मुख नहीं चंद्रमा है, ये क्या है? अपुंते अलंकार है। तो 1 का 2। मुख तो चंद्र ही है, ये रूपक है। तो बी का 3।
मुख देकर चांद का आभास हुआ, तो भ्रांति हो गई, इसको सी का 4 हो गया। मुख है कि चांद है, ये संदेह हो रहा है, तो डी का उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का अलंकार मैंने बताया भी था, सॉरी उदाहरण आपको बताया भी था पीछे। और यह मुख मानो चंद्रमा है, चंद्रमा है, तो ये उत्प्रेक्षा हो गया। ठीक है, तो 2 3 4 1 देखते हैं, 2 3 4 1 2 3 4 1 सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई है, इसमें से जो एक गलत है विशेषता उसे चुनिए। जो गलत है वो हमें बताना है। अभी भाषा उसकी 4 विशेषता दे रखी है, उसमें से जो गलत है वो हमें बताना है। ठीक है, उसको हम देखते हैं। भाषा परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल होती है। भाषा पैतृक संपत्ति है, आगे देखते हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, बिल्कुल। लेकिन भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती भाई, तो बी आंसर अपना सही रहेगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा और गलत बी है, क्योंकि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, टकसाली भाषा कहते हैं। टकसाली भाषा किसको कहते हैं? संस्कृतनिष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठ भाषा को, या कृत्रिम भाषा को? तो परिनिष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? जो देवनागरी लिपि, इसका सबसे पहले प्रयोग किस राज्य में हुआ था, ये हमें बताना है। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, या गुजरात में? तो गुजरात में हुआ था भाई देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग, तो डी आंसर अपना सही रहेगा। अब हमारे भाई हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से, और जो आपको कल की क्लास मिलेगी वो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें हिंदी भाषा के भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए, तो कल की क्लास भी आपको जरूर से जरूर देखनी है। ठीक है, तो निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? ठीक है, अघोष अल्पप्राण ध्वनि हमें बतानी है। अल्पप्राण देखो 1 3 5 और महाप्राण होते 2 और 4 भाई। ठीक है, और अघोष भी पहला और दूसरा। ठीक है, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा ये घोष होते हैं। तो देखो जहां पे पहला कै और तय आ गया। ठीक है, कै ख ग घ ड। अब देखो कचट तप ऐसे याद कर रखा मैंने, कचट तप। ठीक है, ये पहले है कचट तप, पहले वाला वर्ग, तो ऐसे आप याद कर लेना। ठीक है, तो कै और तय। ठीक है, ये तो बाद के अक्षर बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया है? कौन सा ऐसा विद्वान है भाई जिसने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो सुनीति कुमार चटर्जी रहेंगे। ये आंसर अपना बिल्कुल। असत्य कथन कौन सा है? जो असत्य कथन है वो हमें बताना भाषा के संबंध में। तो भाषा सामाजिक संपत्ति है, ठीक है। भाषा परिवर्तनशील है, बिल्कुल ठीक है। भाषा अनुकरण सादृश्य है, बिल्कुल ठीक है। भाषा पैतृक संपत्ति है, ये गलत है, क्योंकि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। और इसमें सत्य पूछा था, सत्य क्या है? डी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 से 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। किसने की थी भाई? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। तो भाई बी आंसर ही ठीक है, राधाकृष्णन जी ने की थी भाई। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? तो संस्कृत से, खरोष्ठी से, ब्राह्मी लिपि से, सिंधु लिपि से, ब्राह्मी लिपि से माना जाता है देवनागरी लिपि का विकास भी। सी आंसर सही रहेगा। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कौन है? किशोरीदास वाजपेयी जी रहेंगे। और हेमचंद्र जी का ग्रंथ कौन सा है? सिद्ध हेम शब्दानुशासन है हेमचंद्र जी का ग्रंथ, और कामता प्रसाद गुरु जी का है हिंदी व्याकरण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी हो गई, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या भाई संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत वर्णित है। इसका अगर किसी भी बच्चे को अनुच्छेद अच्छी प्रकार से करने, मेरे नोट्स के माध्यम से करने हैं, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास। ठीक है, इसके नाम से, तो आप जाकर देख सकते हैं। नोट्स के माध्यम से मैंने आपको हिंदी साहित्य करवा रखा है, वहां पे देखना, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा वो। अगला क्वेश्चन है,
राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है भाई? तो बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खेर या काका कालेलकर। तो बाल गंगाधर खेर रहेंगे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। सी आंसर सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की पूछिए भाई, पश्चिमी हिंदी की तो ब्रजभाषा है। ठीक है, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू। तो इसके अंतर्गत जो ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी की काफी सर्वाधिक बोली है भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? अपभ्रंश पूछा भाई इसका, तो पश्चिमी उत्तरी शोर सैनी अपभ्रंश से ये विकसित है। ठीक है, शोर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है और पश्चिमी हिंदी की ये बोली है भाई। ठीक है, और इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ठीक है ब्रज भाषा, कन्नौजी, ठीक है बुंदेली, कोरवी, हरियाणवी और जो दक्षिणी बोली है ये आती है। ठीक है, दक्षिणी। ठीक है, ध्यान रखना है। जो अर्धमागधी है ये पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश है। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। जो मागधी है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत, जो मागधी है भाई ये बिहारी हिंदी का अपभ्रंश रहेगा। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है भोजपुरी, मगही और मैथिली। ध्यान रखना आपको ये। मगही किस उपभाषा की बोली है? आ गया ना किसकी है, अभी मैंने बताया बिहारी उपभाषा की बोली रहेगी मगही। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? जो भाषा है इसके पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो रूप, रचना है। तो ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। तो भोजपुरी बोली इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो मागधी अपभ्रंश से हुई है भाई। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? जो हिंदी खड़ी बोली है, ठीक है, मैंने अभी पीछे बताया शोर सैनी अपभ्रंश से विकसित है भाई। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो किसके आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आगे है, ताल के पानी पताले गए बैठी, पुरीन गई कुम्हारिन हो, गंगा जमुना बीच रेती पर तू है, कैसी के रच्यु बिहाय रे। उक्त गीत कौन सी बोली का? तो ये अवधी बोली का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो कामता प्रसाद गुरु जी को कहा जाता है हिंदी का पाणिनि। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा सर्वनाम है? जो यह है ये कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जो यह है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह लड़का, यह पुस्तक, तो ये निश्चयवाचक है भाई। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? ठीक है, सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। तो वह जो है ये सर्वनाम पद है भाई। अगला क्वेश्चन है, को किस कारक की विभक्ति है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो संबंध, अपादान, कर्ता या कर्म। तो कर्म, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, अपादान से अलग, संबंध कागे की, ये विभक्तियां हैं इनकी। हिंदी में अगला क्वेश्चन है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चयन कीजिए। भाई लिंग निर्धारण पूछा हिंदी में, किसके आधार पर होता है? तो संज्ञा के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन, जो कौन है ये सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। तो कैसा, कौन कैसा। अगला क्वेश्चन है, रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो रहीम क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, रहीम किसी का नाम है भैया। आगे, वह तो घर डैश बैठा है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त शतान की पूर्ति के लिए उपयुक्त अव्यय और उसका भेद होगा। अव्यय बताना और उसका भेद। के बाहर, वह तो घर के बाहर बैठा, नहीं भैया शतानवाचक क्रिया विशेषण, बिल्कुल नहीं। में अधिकरण कारक है, वह तो घर में बैठा नहीं। के सामने समुच्चय बोधक अव्यय है, नहीं भाई। के भीतर संबंध बोधक अव्यय, ये बिल्कुल सही है। वह तो घर के भीतर बैठा है। ठीक है, तो ये संबंध बोधक अव्यय रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए।
उसने अपने मित्र को 2 पुस्तक दी। क्या भाई? उसने अपने मित्र को 2 पुस्तक दी है, तो को, ठीक है, तो कर्म, ठीक है। इसमें भाई संप्रदान भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन आयोग ने यहाँ पे दोनों ही ठीक मान रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, आप वहां मत जाइए। रेखांकित पद का पद परिचय बताइए। मत, मत का क्या होता है? मत जाना, नहीं करना, ठीक है, तो निषेधवाचक अव्यय है ये। आज की क्लास में हम कंप्लीट 270 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये प्रैक्टिस सेट। फिर आगे क्लास में हम अपना प्रैक्टिस 2 शुरू कर देंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2 शुरू कर देंगे। आज की क्लास में कंप्लीट इसको हम कर लेंगे। किस वाक्य में विधेय विशेषण है? तो विधेय विशेषण, सुशीला बढ़िया काम करती है, पके फल ही प्रयोग में लाने चाहिए, सभी को नीली छतरी चाहिए, मेहुल का घर आलिशान है। तो मेहुल का घर आलिशान है, इसमें विधेय विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, रेखांकित पदबंध क्या है? क्या भी पुरस्कार पाने वाले में कुछ, ठीक है, तो इसका हमें पदबंध बताना है, तो क्या है? संज्ञा है भाई। आगे है, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को पहचानिए। उसने, ठीक है, तो कर्ता कारक है, ठीक है, उसने तो कोई काम कर रहा है, उसके विषय में बात चल रही है, तो कर्ता कारक है यहाँ पे। ने किस कारक की विभक्ति है? जो ने है ये कर्ता कारक की विभक्ति है, कर्ता ने। आगे है, मेरी लड़की कौन है? मेरी लड़की कौन है वाक्य में कौन सा कारक है? नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। मेरी लड़की कौन है, तो संबंध पूछ रहा वो, ठीक है, इसमें संबंध बताना है, संबंध कारक है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? तो कर्म है, कर्म, सॉरी, कर्म के लिए को है। आगे है, तोता डाली पर बैठा है, तो अधिकरण कारक है, क्योंकि इसमें स्थान का जिक्र हुआ है। अगला क्वेश्चन, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो पुत्र, ठीक है, दशरथ के पुत्र, तो दशरथ के पुत्र जो ये है ये पदबंध बनने की, जो पद कारक है बनने में कम योग्यता रखता है, तो डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक है? तो हिंदी में कितने कारक है? 6, 7, 8, 5, तो 6 कारक है किशोरीदास वाजपेयी के मत से भी। अगला क्वेश्चन है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा अलंकार है? घर से, ठीक है, तो अपादान, क्योंकि अलग होने की बात हो रही है ना, तो अपादान होगा। आगे है, कारक के भेद, तो कितने होते हैं कारक के भेद? 8 होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद, अन्न प्लस में अंत। प्रत्यक्ष में संधि है, यण संधि है भाई, क्योंकि तय और यह आधे हैं, ठीक है, मैंने संधि भी आपको करवा रखी है, मेरे चैनल पर आप जाके विजिट करोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दुष्य प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो दुह प्लस में प्रकृति, और इसमें विसर्ग संधि है भाई। दैत्य प्लस में आरी, दैत्यारी एक उदाहरण है सवर संधि का। और कौन सी है इसमें सवर संधि भी? यण। कह प्लस में अपि, तो कोपी, दी आंसर सही है। यदि ए ओ तथा ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्रम से ए आए आव आव हो जाता है, यह संधि कौन सी है? तो अयादि संधि रहेगी, ठीक है, इसका जैसे पवन इत्यादि, इसका उदाहरण में पवन वगैरह आएंगे भाई। विद्यालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो विद्या प्लस में आल्य रहेगा। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ में व्यंजन संधि है, क्योंकि व्यंजन व्यंजन मिल रही है। उद्योग का संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस में योग भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रति प्लस में एक, भी आंसर सही है। तो इसी के साथ भाई हमारी क्लास कंप्लीट होती है, 270 कंप्लीट हो गया। आगे गद्यांश है, गद्यांश में आपको नहीं करवाऊंगी। इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट एक हमारा क्या है, कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ भाई ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट तो जरूर से जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।